अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत से तरह की होती हैं और क्योंकि ये अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, डिफरेंट रीजंस की वजह से आती हैं, इसलिए हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक तरह तुम्हारे डिफरेंट रीजंस ही हैं जिस वजह से हमारी अनएम्प्लॉयमेंट आती है। क्योंकि वो डिफरेंट रीजन से आती है इसलिए हम उनको डिफरेंट टाइप्स में और कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मिसाल के तौर पे डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट से। ठीक है जी, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है जो इकोनॉमी के अंदर आती है ड्यू टू फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारी गिर रही होती है, उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। और इसका एक और नाम है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी, इसका दूसरा नाम क्या है? सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्यों आती है? ये आती है ड्यू टू अ डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है ना, एग्रीगेट डिमांड के डिक्लाइन होने की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। क्योंकि आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर रही होती है, इसीलिए क्या होता है? फर्म्स कट बैक ऑन आउटपुट। सही है जी, जाहिर सी बात है। देखो, मैं हमेशा तुम लोगों को कहता हूं कि जब भी एग्जाम के अंदर हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो हमें उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी करना होता है। तो अगर हम एग्जाम में ये लिख रहे हैं कि डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है ड्यू टू अ डिक्लाइन या फॉल इन एग्रीगेट डिमांड, तो हमें इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई इस क्यों आ रही, एग्रीगेट डिमांड के गिरने की वजह से क्यों आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट। उसका रीजन क्या है? कि फर्म्स विल कट बैक ऑन आउटपुट। खुद सोचें, अगर आपके इकोनॉमी में कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिरना शुरू हो जाए, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर कंजम्पशन गिरनी शुरू हो जाए ड्यू टू एनी रीजन, या आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स गिरनी शुरू हो जाए, या आपके मुल्क में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स गिरने शुरू हो जाए, या आपकी जो इकोनॉमी की नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाए, so obviously aggregate demand will start falling, and when aggregate demand will start falling, firms will cut back on output. firms क्या करेंगे? अपने रिसोर्सेज कम कर देंगे, रॉ मटेरियल कम परचेज करेंगे, लेबर को रिडंडेंट कर देंगे, मशीनरी कम परचेज करेंगे, मे बी कोई अपना फैक्ट्री या यूनिट या प्लांट बंद कर देंगे। तो फर्म्स क्या करेंगे? आउटपुट गिरा देंगे, फर्म्स एग्रीगेट सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई। आपकी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या करेगी? आपकी एग्रीगेट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जब आपकी एग्रीगेट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्यों कर रही है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड आपकी गिर रही है। उस वजह से क्या होगा? उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, रिजल्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट विल बी नोन एज डिमांड डेफिसिट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो एग्रीगेट डिमांड के गिरने से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है उसको हम डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्यों गिर सकता है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिर सकता है मे बी ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है जी, आपकी कॉस्ट पुश, आपकी इकोनॉमी में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है, तो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर में स्टार्ट फॉलिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स में स्टार्ट फॉलिंग ड्यू टू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी दैट इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वजह से जो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आएगी, दैट विल आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। लेस मल्टीनेशनल्स विल इन्वेस्ट, डोमेस्टिक फर्म्स विल कट बैक ऑन आउटपुट। उनकी जो एक्सपेंशन होगी, चाहे वो इंटरनली एक्सटर्नल ग्रोथ है, वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, साथ ही साथ इन्फ्लेशन की वजह से आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी गिरती है। दैट इज द मल्टीनेशनल जो इन्वेस्ट करते हैं आपके इकोनॉमी के अंदर, वो भी डिक्लाइन हो रहा होता है ड्यू टू फॉलिंग इन्वेस्टमेंट्स। और ये क्यों हो रहा होता है? ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से। देखो, महंगाई जब आती है ना आपकी इकोनॉमी में, तो महंगाई के आने से अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी टेक्स प्लेस। अगर महंगाई आ रही है, हाँ, क्योंकि कनेक्टेड है, क्योंकि इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड है। इन्फ्लेशन हर चीज से कनेक्टेड है बेसिकली। ठीक है, अगर इकोनॉमी में महंगाई आ रही है तो इन्वेस्टमेंट नहीं गिरेगी आपकी, बिल्कुल गिरेगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट विल फॉल। ठीक है, लेस मल्टीनेशनल्स विल इन्वेस्ट इन द कंट्री बिकॉज, सुनो निव्यान, इधर देखो, जितनी ज्यादा मुल्क में इन्फ्लेशन आएगी, अ हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन मींस कॉस्ट ऑफ लिविंग राइजेस, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर विल फॉल, एंड डेफिनेटली अगर वो इन्फ्लेशन अनएंटिसिपेटेड है तो और ज्यादा डिजास्टर्स इंपैक्ट आता है इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो क्रिएट होती है ना, अगर आपको याद हो, हमने इन्वेस्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट का फैक्टर होता है कि फ्यूचर के अंदर अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशंस गिरती हुई नजर आ रही हैं, सो इन्वेस्टर्स जो हैं दे कट बैक ऑन देयर इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है ना, पैकअप करके चले जाते हैं, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट बंद की, बाहर चले गए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सोडस ऑफ कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको?
एक्सोडस ऑफ कैपिटल, यानी कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ द इकोनॉमी। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ द इकोनॉमी। ये किस लिए आता है? इन्वेस्टमेंट जब डिक्लाइन कर रही है तो फ्लाइट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है ना। तो इकोनॉमी में से देयर इज एन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, तो इससे क्या होगा ऐसा? इट विल रिजल्ट इनटू अ आउटफ्लो ऑफ मनी और आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर जाएगा, इन्वेस्टमेंट आपकी बाहर जा रही है, इन्वेस्टर्स पैकअप करके बाहर जा रहे हैं, उनको पता है कि इस मुल्क में इन्वेस्ट करने का, इस मुल्क में ऑपरेशंस कंटिन्यू करने का फायदा नहीं है। ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन, ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉजिंग मेजर अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ह्यूज अमाउंट ऑफ cost push inflation has resulted into higher cost of living and obviously falling GDP। तो फर्म्स क्या कहती हैं? फर्म्स कहती हैं कि भाई हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है यहां पे इन्वेस्ट करना, और इन्फ्लेशन का उतना ज्यादा डिजास्टर्स इंपैक्ट आता है, हायर द रेट इन्फ्लेशन इज अनएंटिसिपेटेड। तो जितनी ज्यादा रेट हायर होगा, जितना अनएंटिसिपेटेड होगा, उतना ज्यादा जो है वो नुकसान होगा। बात हमारी यहां हो रही थी कि जो डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो क्यों आती है? ड्यू टू फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में गिरना शुरू करती है, उस वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। और वो क्यों आ सकती है? वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिरने की वजह से आ सकती है, इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट गिरने का दूसरा रीजन क्या है? अगर आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाए, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाए, लोन लेना महंगा हो जाए, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए, तब भी इन्वेस्टमेंट गिरेगी। तो जब इन्वेस्टमेंट गिरेगी बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज इंक्रीज, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू बोरो लोन्स, इट विल ऑल्सो बी डिफिकल्ट फॉर फर्म्स टू बोरो लोन्स। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी, फर्म्स भी आपका लोन नहीं ले पाएंगे, उनके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा लोन लेना, बिकॉज उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी। तो ऑब्वियसली इट विल इंपैक्ट द इन्वेस्टमेंट्स आल्सो नेगेटिवली। इन्वेस्टमेंट पे जब नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो आउटपुट और एक्सपेंशन पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, जिसकी वजह से डेफिनेटली आपकी एग्रीगेट डिमांड पर भी एक डाउनवर्ड स्पाइरल आएगा, आपकी एग्रीगेट डिमांड भी डिक्लाइन करेगी। बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एग्रीगेट डिमांड इज कनेक्टेड विद द अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग। Spending is not only done by the consumers, but spending is also done by the firms. Expenditure is also done by the firms in the form of investments. ठीक है जी? जिस वजह से जब obviously investment decline करेगी तो definitely expansion and firms will, a decline in expansion will also result into a decline in incomes and a decline in profits. And a decline in incomes and a decline in profits will further result into decline in incomes and decline in profits will further result into a decline in aggregate demand, because obviously when firms profits will fall, they will employ less labor because obviously the cost of production is going to rise। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी गिरना शुरू हो जाए आपका, be it government spending on infrastructure, on public goods, on merit goods, on tourism, whatever the case is, the fall in government expenditure will result into a decline in aggregate demand। Why? because जब आपकी गवर्नमेंट यानी स्टेट या पब्लिक एक्सपेंडिचर होता है तो स्टेट इज ऑल्सो अ मेजर एम्प्लॉयर ऑफ रिसोर्स। तो आपका जो गवर्नमेंट जब लेबर को कम एम्प्लॉय करती है, लेबर को कब एम्प्लॉय करेगी? जब ऑब्वियसली उसने एक्सपेंडिचर करना होगा। द मोर एक्सपेंडिचर द गवर्नमेंट डज ऑन पब्लिक गुड्स, ऑन मेरिट गुड्स, द मोर द एम्प्लॉयमेंट एंड द मोर द इनकम। द लेस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द लेस द इनकम, द लेस द एम्प्लॉयमेंट, एंड दैट इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू अगेन अ फॉलिंग एग्रीगेट डिमांड। एंड सिमिलरली when your exports are going to fall, जब आपके एक्सपोर्ट्स गिरेंगे, जब आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी, तो फर्म्स के प्रॉफिट्स भी गिरेंगे और फर्म्स की इनकम्स भी गिरेंगी, एंड साथ साथ उधर इस इंडस्ट्री में भी रिडंडेंसीज होंगी। रिडंडेंसीज विल अगेन लीड टू इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड अ फॉल इन इनकम एंड हेंस हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तुम एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे तो खाली ये लिख कर नहीं होगा कि एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी, बल्कि तुम्हें यह भी लिखना पड़ेगा अक्षय कि एग्रीगेट डिमांड मेरी कैसे गिरेगी। एग्रीगेट डिमांड कैसे गिरेगी, इसके लिए तुम्हें एग्रीगेट डिमांड के सारे कंपोनेंट्स को खोलना पड़ेगा और ईच कंपोनेंट को फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक दो लाइंस में कि भाई उसका इंपैक्ट इस तरीके से आएगा। बात यह है कि जब एग्रीगेट डिमांड तुम्हारी गिरेगी, चाहे वो CIG या एक्सपोर्ट्स की वजह से गिर रही हो, नेट एक्सपोर्ट्स की वजह से गिर रही हो, AD गिरने की वजह से जो रिजल्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको हम सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। द गवर्नमेंट इज ह्यूज एंड हाईली कंसर्न्ड अबाउट सच एन अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाई? बिकॉज दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एन इंडिकेशन दैट द इकोनॉमी विल गो इनटू अ रिसेशन। अब सुनो, महज एग्रीगेट डिमांड के गिर जाने से, एग्रीगेट डिमांड अगर तुम्हारी गिर रही है, तो मैं आपसे यह कह रहा था कि महज एग्रीगेट डिमांड के गिर जाने से, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड गिर रही है तो बिल्कुल साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। AD गिरेगा,
साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, लेकिन अगर एडी बार 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 गिरेगा, अगर एडी बार 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 गिरता चला जाएगा, यानी कि परसिस्टेंटली या कंसिस्टेंटली एडी गिरता रहेगा, सो दिस इज एन एग्जाम, तो दिस इज अ साइन और अ कैरेक्टरिस्टिक दैट द इकोनॉमी इज अंडरगोइंग अ रिसेशन, कि आपकी इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है। और उस सिनेरियो में जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, वो उसका तो वर्स्ट इंपैक्ट आएगा, उस कंडीशन में जो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट आएगी उसका वर्स्ट इंपैक्ट आएगा, higher the recession, higher the demand deficit and higher the cyclical unemployment. So what you need to learn from here is कि yes, a decline in AD causes cyclical unemployment, but a recession causes a worse form of or a higher degree of demand deficit or cyclical unemployment. So during a recession, जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, रिसेशन इज एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, रिसेशन इज एन इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो जब इकोनॉमी रिसेशन में होती है, इट रिजल्ट्स इनटू डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिजल्ट्स इनटू अ डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट। डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है अगर इकोनॉमी रिसेशन में हो। रिसेशन जितना वर्ष होगा उतनी ज्यादा डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट आएगी। सर रिसेशन होता क्या है? व्हाट इज अ रिसेशन? हाउ डू यू डिफाइन अ रिसेशन? फॉल इन जीडीपी। रिसेशन क्या होता है? फॉल इन जीडीपी। तो रिसेशन इज नॉट अ फॉल इन जीडीपी, रिसेशन रिजल्ट्स इनटू अ फॉल इन जीडीपी। देखिए ना, अलग अलग बातें कर रहे हैं आप लोग। रिसेशन इज नॉट अ फॉल इन जीडीपी, रिसेशन रिजल्ट्स इनटू अ फॉल इन जीडीपी। व्हाट इज अ रिसेशन? सवाल ये आ रहा है, आप एग्जाम में लिखकर आ गए रिसेशन मींस फॉल इन जीडीपी, तो वो तो अपना कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन में भी जीडीपी गिरती है। व्हाट इज द डिफरेंस? रिसेशन की करेक्ट डेफिनेशन सुन लें। रिसेशन इज अ पीरियड ऑफ अ consistent or persistent decline in AD, in aggregate demand, for a continuous period of 6 months or 2 consecutive quarters. एग्जाम में 6 मंथ्स भी लिख सकते हैं, यहां पे 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, वही मतलब 6 महीने हो गए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिसेशन दैट यू हैव टू राइट। क्या है? इट इज अ कंसिस्टेंट और अ परसिस्टेंट डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। क्या मतलब भाई इसका? अगर अमन तुम्हारी एडी एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? टोटल स्पेंडिंग। ये मत लिख कर आना टोटल डिमांड, टोटल डिमांड सबको पता है, एडी इज टोटल डिमांड, एग्रीगेट है ना, एग्रीगेट में टोटल, बट व्हाट इज टोटल डिमांड? इट इज द टोटल स्पेंडिंग, द टोटल एक्सपेंडिचर। अगर तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर, अगर तुम्हारी टोटल स्पेंडिंग 6 महीने तक लगातार गिरेगी नायाब, अगर तुम्हारी टोटल स्पेंडिंग 6 महीने तक लगातार गिरेगी, तब तुम्हारी इकोनॉमी में रिसेशन स्टार्ट हो चुका होगा। तब हम कह सकते हैं कि हां, अब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आ गया है। इससे 2 बातें सामने आती हैं। इससे पहली बात जो सामने आती है वो ये आती है कि अगर 1 या 2 महीने तक अक्षय एग्रीगेट डिमांड तुम्हारी गिर रही है, तो उसको हम रिसेशन नहीं बोलेंगे। यानी कि जब भी एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, अब बात ये हो रही है कि अगर तुम्हारी एग्रीगेट डिमांड 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना गिर रही है, तो भाइयों ये रिसेशन नहीं है। हां, रिसेशन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होंगे। मिसाल के तौर पे बेरोजगारी बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, जीडीपी गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। रिसेशन जब आएगा, जब इकोनॉमी में हम देखो, रिसेशन इज अ बिग वर्ड। ये कह देना कि पाकिस्तान में रिसेशन आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई एग्रीगेट डिमांड एक सर्टेन पीरियड तक गिरती रही है, मतलब आपकी स्पेंडिंग फॉल होगी। स्पेंडिंग अगर तुम्हारी 6 महीने तक गिरी या 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स गिरी, अब तुम कहते हो रिसेशन स्टार्ट हो गया है। लेकिन 2-3 महीने एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, रिसेशन जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, मगर उसको रिसेशन का ठप्पा लगा के नहीं बैठना है हमें। फिर हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे रिसेशनरी फेज आ रहा है, रिसेशनरी इंपैक्ट आ रहा है, रिसेशन का ठप्पा नहीं मारेंगे जी। स्पेंडिंग फॉल क्यों हुई है? स्पेंडिंग फॉल, हाँ, स्पेंडिंग फॉल क्यों हो रही है? क्योंकि कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? मे बी महंगाई आ रही है, मे बी लोगों के पास इनकम ही नहीं है, पैसा नहीं है, कोविड चल रहा है, कोविड। इन्वेस्टमेंट क्यों गिर रही है? इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है, मल्टीनेशनल आने को तैयार नहीं है पाकिस्तान के अंदर। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं।
उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लो है, स्टॉक मार्केट बुरी जा रही है, फाइनेंशियल सेक्टर डिक्लाइन कर रहा है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा इतनी मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा जेब में नहीं होता, बैंक देता है, उसके लिए इंटरेस्ट देखा जाता है, इंटरेस्ट ज्यादा, बैंक लो इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है, अगर सेंट्रल बैंक ने आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे कर दिया इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सेंट्रल बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर किया इन्वेस्टमेंट गिरेगी, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ब्रॉड टर्म है, यह बात याद रखना। इन्वेस्टमेंट के अंदर मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट भी आती है, जो फॉरेन, जिसको हम कहते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी आती है, दैट इज कि डोमेस्टिक फर्म्स अपने आप को एक्सपैंड करते हैं इंटरनली एक्सटर्नल ग्रोथ से। एक और भी इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट इन द फाइनेंशियल सेक्टर, स्टॉक मार्केट या बैंक्स। मिसाल के तौर पर मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़े हुए, मैंने बैंक में डाल दिए, मैं कमा रहा हूं, क्या कमा रहा हूं? इंटरेस्ट कमा रहा हूं, तो ये भी इन्वेस्टमेंट होती है। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, जो भी फॉर्म्स है इन्वेस्टमेंट के, तमाम फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट will lead to a decline in aggregate demand if that investment is falling। अगर फर्म्स का एक्सपेंशन अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली, मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट नेगेटिवली अफेक्टेड है, फाइनेंशियल सेक्टर नेगेटिवली अफेक्टेड है, आपकी स्पेंडिंग गिरेगी। वजह क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ स्पेंडिंग? इनकम। इनकम डिक्लाइन करेगी तो ऑब्वियसली आपकी एडी यानी स्पेंडिंग गिरेगी, एंड दैट विल रिजल्ट इनटू सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज a decline in income will result in a decline in AD, and as a result that will result into a decline in spending. Aman, spending will fall both by the consumer and by the firm and by the government and also by the export sector, export industry, resulting into cyclical unemployment because firms will cut back on output। लेबर को बोलेंगे भाई आपकी जरूरत नहीं है, और इससे जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। मकसद कहने का यह है कि इसमें हमने 2 बातें सीखी। सर जी रिसेशन के अंदर डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट आती है, मान लेते हैं आती है, लेकिन अगर रिसेशन नहीं है, अगर सिर्फ टेम्पररी तौर पे एग्रीगेट डिमांड गिर रही है या 2-3 महीने एग्रीगेट डिमांड गिरी, तो उसको तुम रिसेशन नहीं बोल के आओगे, उसको तुम बोलोगे कि ये रिसेशन जैसा इंपैक्ट है, रिसेशन जैसी कैरेक्टरिस्टिक है, उसको तुम रिसेशनरी फेज बोलोगे, रिसेशनरी इंपैक्ट बोलोगे। ये बोल के मत आ जाना कि जी पाकिस्तान में रिसेशन आ गया है। अगर पाकिस्तान में 2 महीने एग्रीगेट डिमांड गिर गई या 3 महीने गिर गई तो हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में रिसेशन आ गया है। रिसेशन कब आएगा? जब 6 महीने तक एग्रीगेट डिमांड गिरती रहेगी। अगर 6 महीने पूरे नहीं हुए तो हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चों? रिसेशनरी फेज, रिसेशनरी इंपैक्ट। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चे की जरूरी है। ये छोटी मोटी गलतियां करके आते हैं ना बच्चा, दड़ रिसेशन आ गया जी, वो आ गया जी, फला इकोनॉमिक ग्रोथ जी। जरूरी तो नहीं है ना कि कंज्यूमर स्पेंडिंग भी साथ दे रहे, जरूरी नहीं है। अक्षय ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर एग्रीगेट डिमांड गिरने का मतलब है कि सारों को गिरना जरूरी है? नहीं, कुछ भी गिरेगा। अगर सी गिर रहा है तब भी एडी गिरेगी। सी क्या है? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर स्पेंडिंग गिरेगी तो एडी गिरेगी। जरूरी नहीं है सारे गिरे। मैं तुम्हें एक जनरल फेवर, मैं तुम्हें यह कह रहा हूं कि अगर मुल्क में अक्षय रिसेशन आ जाएगा ना, तो रिसेशन में ये और ये चारों अफेक्ट हो जाएंगे। ये चारों अफेक्ट हो जाएंगे। रिसेशन बड़ा खतरनाक है। रिसेशन इज अ कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन एडी। अगर एडी कंसिस्टेंट डिक्लाइन करेगी तो फिर एडी का सारे कंपोनेंट्स डिक्लाइन करेंगे। कोविड में चारों चीजें, कोविड के अंदर आप देख लें, कोविड के अंदर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो जो है वो टूरिज्म पे खर्चा करे। उसने तो वो जो अस्पताल कायम करने, एक्सपो सेंटर कन्वर्ट कर दिया कोविड पेशेंट्स के लिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जो है वो डैम बनाए, ब्रिजेस बनाए या एजुकेशन सेक्टर पे खर्च करे। इस वक्त हमें डेथ रेट गिराना है, इस वक्त हमें कोविड के पेशेंट्स को बचाना है। कहने का मकसद आपको यह है कि रिसेशन को पहले समझें। रिसेशन समझेंगे तो यह खुद समझ में आएगा। बच्चे कहते हैं जीडीपी गिर रही है, रिसेशन आ गया। गलत, दिस इज नॉट रिसेशन। रिसेशन की टेक्निकल डेफिनेशन, ये डेफिनेशन आपको मैंने मार्किंग स्कीम वाली दी है, ये हमने सीख लिया। रिसेशन, डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिमांड डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट कब आती है अक्षय? ये आती है जब आपके इकोनॉमी में रिसेशन हो रहा होता है या फिर रिसेशनरी फेज होता है। और मैं आपको बिल्कुल ये बोलूंगा कि अपने एग्जाम में साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को जब एक्सप्लेन करना, डिमांड डेफिसिट एक्सप्लेन करना, कोविड की मिसाल बेहतरीन एग्जांपल है, जरूर देना कि द 2020 ग्लोबल पेंडेमिक रिजल्टेड इनटू अ वर्ल्ड वाइड रिसेशन। वो तो आईएमएफ ने अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये लिख लें, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ग्लोबल पेंडेमिक रिजल्टेड इनटू द वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिसेशन इन द वर्ल्ड। सही है? 2008 में, 8 से 2009 ये जो पीरियड था, इसमें भी रिसेशन आया था। सही है?
इसको हम बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से बोलते हैं इसको। वो क्रैश ऑफ वॉल स्ट्रीट। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली दुनिया पूरी दुनिया में जो ये रिसेशन आया था, ये अब तक का बुरा रिसेशन था। इसके बाद 1950s में जो रिसेशन आया था उसको हम कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन। स्पेनिश फ्लू। द ग्रेट डिप्रेशन, ये जो रिसेशन था ये भी बहुत बुरा था। और ये जो रिसेशन है, ये दुनिया का सबसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिसेशन है जो कोविड में आया। इसकी एग्जांपल जरूर दे देना। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई? एग्जामिनर तो बोलता है कि अपनी कंट्री की एग्जांपल दो। आप अपनी कंट्री की एग्जांपल दे। नहीं, आप देखें, ये तो एक ग्लोबल एग्जांपल है ना। आप अपनी कंट्री की, लेकिन ये तो एक ग्लोबल इंपैक्ट है। ये तो एक ऐसी सिचुएशन है, कोविड तो एक ऐसा मसला है जो ग्लोबली इंपैक्ट की है ना, तो वो तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। देखो, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। मैं ये इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि आप देखो, मिसाल के तौर पे अगर तुम ये, अक्षय का सवाल है सर ये ग्लोबल क्यों बता रहे हैं, पाकिस्तान का बताएं। अब मैं इसका सवाल एड्रेस कर देता हूं। मिसाल के तौर पे अब तुम ये बताना चाह रहे हो कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान, ऐसे मैं कहता हूं सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है गिराता है। अब तुम एग्जांपल देकर आ रहे हो यूके की कि 2020 में यूके के सेंट्रल बैंक ने इतने % इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गिराया था। क्यों दे रहे हो? पाकिस्तान का बताओ, पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने क्या किया था, पाकिस्तान की क्या मॉनेटरी पॉलिसी थी, पाकिस्तान की क्या फिस्कल पॉलिसी थी। यूके, आप बोल रहे हैं कि भाई यूनाइटेड किंगडम के अंदर सप्लाई साइड पॉलिसीज इंट्रोड्यूस हुई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, यूके की गवर्नमेंट ने बहुत पैसा लगा दिया। क्यों बता रहे हो? बताओ पीटीआई ने क्या किया है, एग्जाम में ये लिख कर आओ। सर पीटीआई, भाई एग्जामिनर को पता है कि तुम पाकिस्तान से बैठ रहे हो। एग्जामिनर को लगेगा कि यार ये बच्चा, इसको ये तक पता है कि सप्लाई साइड पॉलिसी पे क्वेश्चन आया हुआ है, मॉनेटरी पॉलिसी पे क्वेश्चन है, फिस्कल पॉलिसी पे क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन पे क्वेश्चन ये कर रहा है अटेम्प्ट, इसको ये तक पता है कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है। इसको, इस बच्चे को ये तक पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की कैसे इंपैक्ट हुई है। खाली किताब पढ़ के नहीं आया भाई, इसको अखबार भी पढ़ता है। ये पॉइंट्स इंकरेज किए जाते हैं भाई, समझ में आ रही है बात? किताब से निकल जाओ, किताब से कॉन्सेप्ट लो फिर इसको अप्लाई करो। एग्रीगेट सप्लाई, इधर देखो बेटा, तो फॉर एग्जांपल दिस, इसका डायग्राम क्या बनेगा? ये डायग्राम आपको बता रहा है कि बेटा एग्रीगेट डिमांड आपकी लेफ्ट पे शिफ्ट हो रही है। जब आपकी एग्रीगेट डिमांड लेफ्ट पे शिफ्ट होगी, सो ऑब्वियसली दैट विल रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ये जो आपके ये जो मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है, या इसको जो ये लेफ्ट पे जा रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट सप्लाई। व्हेन योर एग्रीगेट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स, डू नॉट राइट द वर्ड एग्रीगेट सप्लाई फॉल्स। एएस शिफ्ट नहीं कर रहा, क्या वर्ड यूज होगा? एग्रीगेट सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करिए एग्रीगेट सप्लाई? इसका मतलब यह है कि एडी गिर रहा है। एडी गिरेगा तो एग्जिस्टिंग फर्म्स तुम्हारे, दे विल कट बैक ऑन आउटपुट। उनके पास जो रिसोर्सेज हैं वो अपने रिसोर्सेज को अनएम्प्लॉय करेंगे, हटाएंगे, अपने पास से निकालेंगे, उनको यूज नहीं करेंगे। सही है, बात समझ में आ रही है? सो अगेन दिस विल, सो बेसिकली अ डिक्लाइन इन जीडीपी, दिस डिक्लाइन इन जीडीपी, decline in GDP will result into unemployment. कौन सी unemployment? Cyclical unemployment. The worst form of cyclical unemployment, evaluation, assessment objective 3, क्या लिख कर आएगा बच्चा? बच्चा लिखेगा, आती है माना cyclical unemployment आती है। The worst form of cyclical unemployment occurs during periods of recession. The worst form of cyclical unemployment occurs during periods of recession. समझ में आ रही है बात? So basically you can see that aggregate demand is falling, and this will result into what? This will result into cyclical unemployment and falling GDP, and result into basically incomes will fall. When your incomes will fall, GDP falls, your tax revenues are going to fall, and that is going to affect the amount of government spending back on the economy in the form of infrastructure, tourism and public and merit goods. एक्सपेंडिचर भी तो कम
कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बिल्कुल कम होगा, बिकॉज इनकम्स गिरेंगी तो कंज्यूमर स्पेंडिंग भी गिरेगी. कंज्यूमर्स विल स्पेंड लेस अमाउंट ऑफ मनी ऑन लग्जरीज. ठीक है ना. रिसेशन के अंदर मैं बताऊं मजे की बात, रिसेशन के अंदर खास तौर पे वो फर्म्स दैट आर सेलिंग लग्जरी गुड्स, दैट आर सेलिंग एक्सपेंसिव गुड्स, ये बात उनका सबसे बड़ा मसला है. नेसेसिटीज जो बेच रहे होते हैं उनकी प्रॉफिट्स और इनकम पे इतना इफेक्ट नहीं आता. सही है. लग्जरी गुड, और ये लिखकर आना एग्जाम में, डिस्कस क्वेश्चन में, इवैल्यूएशन में कि दोज फर्म्स सेलिंग लग्जरी गुड्स आर विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग रिसेशन, ड्यूरिंग डिक्लाइन इन इनकम. अच्छा, ये डायग्राम रिसेशन का नहीं है. तो बात ये चल रही थी कि रिसेशन के अंदर कंसिस्टेंट एडी गिरेगी, और मैं आपको रिसेशन की एक बात और ये बता दूं कि रिसेशन के अंदर आपका देयर इज अ डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ प्राइसेस. आपकी इकोनॉमी में प्राइसेस स्टार्ट फॉलिंग. इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइसेस जब आपकी गिरती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइसेस बढ़ने को क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. और जब प्राइस लेवल नीचे आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन. क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन. अगर महंगाई आती है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन. प्राइस लेवल नीचे आता है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन. ठीक है जी. कम होगा तो आपकी प्राइस क्यों गिरेगा? डिफ्लेशन क्यों आएगा जब एग्रीगेट सप्लाई कम? एग्रीगेट सप्लाई तो कम नहीं हो रहा, यहां तो एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है. एडी गिर रहा है ना, डिमांड कम हो रहा है. डिमांड कम हो रहा है ना, रिसेशन का टाइम है, रिसेशन का फेज है, कीमतें नीचे आ जाएंगी. डिफ्लेशन तो तब होगा जब इकोनॉमी अच्छी और होती जाती है. डिफ्लेशन नहीं. अच्छा, इलास्टिक. इनका सवाल ये है कि अगर प्राइस लेवल नीचे आ रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है. आप तो इसको रिसेशन तो कह रहे थे बुरा है, तो ये तो अच्छा लग रहा है हमें, ये तो प्राइस लेवल नीचे आ रहा है. जब इकोनॉमी अच्छी होती है तो ऐसा होता है. अब डिफ्लेशन के भी दो चीजें हैं. डिफ्लेशन एक गुड डिफ्लेशन है और एक बैड डिफ्लेशन है. डिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन गुड भी है बैड भी है. ठीक है. अगर आपकी डिफ्लेशन, अच्छा, बैड डिफ्लेशन क्या है? बैड डिफ्लेशन आती है ड्यूरिंग अ रिसेशन, जब आपका एडी गिरता है. एडी गिरता है, एडी गिरने से बैड डिफ्लेशन आती है. क्यों आती है भाई? मुझे एक बात बताओ, अगर चीजें सस्ती हो रही हैं तुम खरीदोगे क्या? पैसे होंगे तो खरीदोगे ना. जब कोविड चल रहा था, रिसेशन, मुल्क में गुर्बत बढ़ रही है, रिसेशन बढ़ रहा है, मुल्क में इकोनॉमिक डाउनटर्न आ रहा है, तो चीजें अगर सस्ती हो भी रही हैं तो वो किस वजह से हो रही हैं? इकोनॉमी कोई ग्रो कर रही थी इसलिए हो रही है? नहीं. चीजें आप मुझे एक बात बताएं, जब रिसेशन आया, रेस्टोरेंट से प्राइसेस गिरा दी, स्कूल से प्राइसेस गिरा दी, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री ने प्राइसेस गिरा दी, आपकी प्रॉपर्टी गिरी, आपकी जो है वो क्या कहते हैं अपना, आपके ट्रेन के, एयरप्लेन के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के फेयर्स गिर गए. तो जाहिर सी बात है टिकट सस्ते हो गए, जाहिर सी बात है. लेकिन ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ये जो प्राइस लेवल गिर रहा है, ये गिर रहा है बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ अ डिक्लाइन इन एडी. तो इसको हम ये नहीं कह सकते ये अच्छी बात है. दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी. ऐसा प्राइस लेवल जो गिर रहा हो ड्यू टू अ रिसेशन इज नॉट बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी. क्योंकि प्राइस लेवल अगर गिर भी रहा है, चीजें सस्ती हो भी रही हैं, तब भी उसका कोई पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी पे नहीं आएगा, बिकॉज कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन एनीथिंग. डू यू अंडरस्टैंड दैट? कंज्यूमर्स आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, इन्वेस्टर्स आर नॉट विलिंग टू स्पेंड मनी, exports are falling. So if everything is declining, if there's an economic downturn, if there's an economic decline in the economy, even if things are getting cheaper, it won't have a beneficial impact, because the things are getting cheaper because of a negative consequence. आपके चीज जो सस्ती हो रही हैं वो एक रिजल्ट, किसी बुरी चीज के कॉन्सिक्वेंस या नतीजे में सस्ती हो रही हैं, किसी अच्छी चीज के नतीजे में सस्ती नहीं हो रही. गुड डिफ्लेशन कब आती है? गुड डिफ्लेशन आती है जब आपका एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता है, दैट इज व्हेन देयर इज इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है ना. जब आपके इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, व्हेन योर एग्रीगेट सप्लाई राइजेस, उसमें क्या होता है कि you have a lot of output, you have a lot of goods and services available in the economy, maybe your productive potential has increased, maybe your PPC has shifted outwards, maybe there is a lot of skilled labor in the economy, maybe your capital goods have increased, maybe your educational and health sector has invested more money, and as a result of all this, maybe your state of technology has increased, maybe new resources are discovered such as oil, and that is why your aggregate supply shifts to the right. एंड उसके रिजल्ट में जब प्राइस लेवल नीचे आता है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट इकोनॉमी लाता है, क्योंकि वहां पर तुम्हारा जीडीपी बढ़ रहा है, तुम्हारा इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है, और वो वाली जो इकोनॉमिक ग्रोथ आती है उसके नतीजे में जो प्राइस लेवल गिरता है उसको हम क्या बोलते हैं? गुड डिफ्लेशन बोलते हैं.
तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। अब सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टेक केयर।